Hello and welcome students. Hope all of you are doing well. All of you are safe. So today I have come up with one of the most important chapters in accountancy, which is accounting principles and concepts. आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये क्लास 9 से लेकर जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप लोग जब मैथ्स पढ़ते थे, मैथ्स में कुछ ज्योमेट्री के अंदर कुछ थ्योरम्स आते थे, मैथ्स में कुछ फॉर्मूलाज आते थे जो मैथ्स में बहुत ही जरूरी थे। उसी तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स आप समझ सकते हो कि कुछ थ्योरम्स या कुछ ऐसे लॉज है, ऐसे कानून है जो अकाउंटिंग करने में सहायता करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, नाउ पहला तो ये कंसेप्ट अराइज होता है कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कंसेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों इवॉल्व हुआ, वाई। एक चीज याद रखना, फॉर यूनिफॉर्मिटी। किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्मिटी। याद रखना मतलब हर जगह में अकाउंटिंग सेम हो, इसीलिए ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है? दीज आर द जनरल रूल्स और गाइडलाइंस that a company is required or companies are required to follow when reporting all accounts and financial data। मतलब हमें पता है अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिकली प्रॉपर बुक्स में, ताकि फ्यूचर में उससे हम क्या निकाल सके, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन निकाला जा सके। क्लियर टू यू नाउ। तो जब भी ये अकाउंटिंग करते समय अगर हर एक जगह में अलग अलग रूल्स अप्लाई किए जाएंगे तो दैट वुड बिकम वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द आउटसाइडर्स टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग। ठीक है, या फिर जो लोग बिजनेस में इन्वेस्टर्स है, अगर हर एक बिजनेस का अकाउंटिंग अलग होता है तो उनको ये बहुत दिक्कत आएगी या तकलीफ होगी कि कौन सी बिजनेस में इन्वेस्ट करे या कौन सी बिजनेस में नहीं करे। क्लियर टू यू। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करके अकाउंटिंग किया जाता है और फाइनेंशियल डेटा को सप्लाई किया जाता है। क्लियर टू यू? ओके, वी आर मूविंग इनटू नेक्स्ट टॉपिक विच इज, इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करने के लिए बनाया गया था गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स लगभग सही में कुछ अलग है, वो हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। ओके, नाउ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में क्या आता है आपका, देख लीजिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है? जनरल कन्वेंशंस दैट कैन बी यूज्ड एज गाइडलाइंस when dealing with accounting situations। ध्यान से देखिए, हमने ज्योमेट्री में ये पढ़ा था, ज्योमेट्री में सबको आता है। दिस वन व्हाट? दिस वन इज अ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये 3 एंगल है, इन सबका सम क्या होता है? 180 डिग्री। इट्स अ कन्वेंशन। कैन एनीवन चेंज इट? नो। इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी कुछ कंसेप्ट्स या कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, हर जगह में ये सेम है और इसी कंसेप्ट के ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है। क्लियर? ओके, फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है अपना? अपना पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट है बेसिक एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोला मैंने? बेसिक एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है कंसर्न या इंस्टीट्यूशन। तो बेसिक एंटिटी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर्स। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस होगा वो अलग रिकॉर्ड करना है फ्रॉम द ओनर। ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन ओनर के खाते में रिकॉर्ड होगा और बिजनेस रिलेशन ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। इसमें ही कहा जाता है कि बिजनेस, ये हो गया बिजनेस और ये हो गया ओनर, बिजनेसमैन, बोथ आर सेपरेट। मेन यही है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन। याद रखिए, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग होते हैं, बोथ आर सेपरेट। दिस इज द कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट। देखिए क्यों? क्योंकि अगर सब जितने भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस है वो अगर
बिजनेसमैन के नाम पे लिखा जाए तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा, ये एक्चुअल में डिटरमाइन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। बिजनेसमैन अपना अकाउंटिंग मेंटेन करेगा, बिजनेस अलग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी, अलग अलग, दोनों का अलग अलग क्या होगा, लीगल जुरिस्डिक्शन भी है, दोनों को अलग अलग उनका दायरा है, उनका अलग कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ गया? दोनों अलग। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड उसे अलग लिखना है और ओनर रिलेटेड उसे अलग रिकॉर्ड करना है। अंडरस्टूड? ओके, मूविंग इनटू नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, ये जो इंसान है आप लोग देख पा रहे हो, उनका नाम क्या है पता है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो, इनका नाम है जेफ बेजोस। ठीक है, किसके मालिक है? अमेज़न, जो ई कॉमर्स साइट है अमेज़न के मालिक है, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से हमें यह समझ में आता है, देखिए ये तो नेचुरल पर्सन है, क्या है? नेचुरल पर्सन विल डाई, नेचुरल पर्सन है तो डेफिनेटली ही विल डाई वन डे। बट ये जो अमेज़न है ये क्या है? वट एवर वी सी इन मोबाइल और कंप्यूटर, इट्स नॉट ए लिविंग थिंग बट इट मे हैव द परपेचुअल सक्सेशन। ओनर मर सकता है बट जो कंसर्न है वो नहीं मरेगा। इसीलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही कहता है कि जो ओनर है वो मर सकता है, उसका लाइफ में एंड हो सकता है, बट जो कंसर्न या बिजनेस है इट विल गो ऑन फॉरएवर। ये एज्यूम किया जा सकता है, एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉरएवर, कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन फोर्सेबल फ्यूचर। जो फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है उस वक्त भी अमेज़न चलेगा, वही अकाउंटिंग मान के चलता है। क्लियर? इस एग्जाम्पशन, ये एक एग्जाम्पशन है कि बिजनेसमैन मर सकता है पर बिजनेस चलता रहेगा इन परपेचुअल लाइफ, उसका परपेचुअल परमानेंट लाइफ स्पन रहेगा। क्लियर? यही है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सो मूविंग इनटू नेक्स्ट में जा रहे हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकाउंटिंग, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस। Accounting only records those transactions which can be measured in terms of money. जितने भी ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन, मॉनिटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। Am I clear? Any transaction which cannot be measured in terms of money won't be recorded in, कहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा? won't be recorded in accounting। देखिए ये बहन जी इधर क्या कर रही है? सब्जी खरीद रही है, डेफिनेटली बदले में उनको देना क्या पड़ेगा? हैज टू पे कैश, कैश देना पड़ेगा। मतलब जो भी वो खरीद रही है उसे कैश, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, अकाउंट टू गुड रिकॉर्ड दिस। बट यहां पर देखिए क्या हो रहा है, एक बच्ची है जो अपने पापा को फादर्स डे पे एक कार्ड दिया। वह क्यों दिया? क्या बदले में पापा उसको कुछ देंगे, पैसा देंगे? नो। सो यहां पर कंसिडरेशन क्या है? लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन बिटवीन डॉटर एंड फादर। सो अकाउंटिंग ओंट रिकॉर्ड दिस, अकाउंटिंग इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों? दिस लव एंड अफेक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। इसका और एक नाम भी है विच इज पॉपुलरली नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्या बोलता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। वाई हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट? देखिए समझ लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज इसका कॉस्ट था 1 मिलियन। ओके, और अभी अगर इसका मार्केट वैल्यू लिया जाए एट प्रेजेंट, जब खरीदा था वो 1 मिलियन था, आफ्टर 3 इयर्स समझ लेते, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स ये जो है इसका मार्केट वैल्यू, एमबी मार्केट वैल्यू दिखा रहा है $3 मिलियन। बट अकाउंटिंग का जो बैलेंस शीट हम एट द एंड ऑफ द पीरियड प्रिपेयर करते हैं उसमें इसका अमाउंट कितना दिखाएंगे? बैलेंस शीट में सिर्फ 1 मिलियन ही शो होगा, याद रखना। इसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अकाउंटिंग ओनली मेंटेन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट्स। ठीक है, एसेट खरीदते समय जो दाम था उसी को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है अंडर दिस कंसेप्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट।
irrespective of the fact that market value of that particular asset may go higher and higher. Understood? Okay, moving into next term. नेक्स्ट में जा रहे हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब, ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. बिजनेस अकाउंटिंग मेंटेन्स दैट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ये मानता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू फोल्ड एस्पेक्ट. उसका दो एस्पेक्ट होता है. देखिए कैसे, जैसे ही मार्केट में आप देखिए एक मोबाइल या लैपटॉप खरीदेंगे तो आपको ये रिसीव होगा, ठीक है, और बदले में आपको देना पड़ेगा क्या, पैसा. तो दो एस्पेक्ट हुआ कि नहीं. मोबाइल या लैपटॉप इन बिजनेस में आ गया, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस हम सोच रहे, और पैसा चला गया आउट, दो एस्पेक्ट हो गया. सो दिस आर द टू एस्पेक्ट्स. हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, यही अकाउंटिंग मान के चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग. अंडरस्टूड? ओके, नाउ रियलाइजेशन कंसेप्ट. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. क्लियर? रियलाइजेशन कंसेप्ट. रियलाइजेशन इस कंसेप्ट का और एक नाम भी है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. क्या बोला मैंने? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. ओके, नाउ अंडर दिस प्रिंसिपल, इसके हिसाब से जब सेलर कोई सामान बेच देता है तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है, वेदर एक्चुअली कैश रिसीव्ड और नॉट. मतलब अगर एक सेलर एक सामान बेचा, वो कैश में बेचे या क्रेडिट में बेच दे, तभी रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो जाता है. तो अंडर दिस कंसेप्ट टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू होता है आपका कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों मिलके, ठीक है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. क्लियर टू यू? जब वो सामान बेच दिया गया तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया. रेवेन्यू इज इनकम. क्लियर टू यू? ओके, मूविंग इनटू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एक्रूअल कंसेप्ट. ये भी लगभग सेम है, थोड़ा अलग. एक्रूअल कंसेप्ट. एक्रूअल कंसेप्ट में बोला गया है कि इफ वर्क इज परफॉर्म्ड, अगर काम आपने कर लिया, इसे माना जाएगा कि रेवेन्यू अर्न्ड. रेवेन्यू अर्न्ड वेदर एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट, इसीलिए इसको कहते हैं एक्रूड रेवेन्यू. ठीक है, उसी तरीके से अगर सामान खरीद लिया, कैश में तो आपको कैश देना होगा, अगर क्रेडिट में भी सामान खरीद लिया, इसे मान लिया जाएगा कि एक्सपेंसेस हो चुका है, इसीलिए इसको बोला जाएगा एक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्या बोला जाएगा? एक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्लियर? मतलब अभी खर्चा कर लिया, कंपनीज वुड पे लेटर, इस खर्चे को भी रिकॉग्नाइज करेंगे. और इनकम कर लिया बट कैश रिसीव नहीं हुआ, इससे भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा. मतलब ऑल द इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग वेदर एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट. All the expenses will be recorded in accounting whether actually paid or not. Clear? Okay. Moving into our next topic, accounting period concept. देखिए, अकाउंटिंग का तो मेन काम ही है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना. ठीक है, सिस्टमेटिकली इन प्रॉपर बुक्स, ताकि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाला जा सके और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जाना जा सके. तो ये जो प्रॉफिट या लॉस निकाले, कब निकाले, इसीलिए बिजनेस के जो टोटल टाइम पीरियड है, इसको सेग्रीगेट किया है, पार्ट पार्ट में डिवाइड किया गया है. इसी कंसेप्ट को कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर देखिए कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है. ठीक है, फिस्कल ईयर, ऐसा और भी बोला जाता है अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं. ठीक है, उसी तरीके से कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है. क्लियर टू यू? ओके, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट समझ में आ गया. इसमें क्या होता है? टोटल टर्म ऑफ अकाउंटिंग या टोटल टर्म ऑफ बिजनेस को छोटे छोटे टर्म में या पीरियड्स में सेग्रीगेट किया जाता है. इसी को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड. जैसे हर महीने का रिजल्ट, हर वीकली रिजल्ट,
क्वार्टरली रिजल्ट, 6 महीने का रिजल्ट, 1 साल के बाद का रिजल्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ओके, नाउ मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? अंडर दिस कंसेप्ट any expenses incurred in a particular period would be matched with the revenue earned in that particular period. So let us take one example. एग्जाम्पल क्या होगा देखिए, जैसे ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 और खत्म होता है 31 मार्च 2021। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस ये जो करंट ईयर है इसके अंदर हुआ, दैट शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू अर्न्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, तभी उसी साल का किस लिए किया जाता है? ताकि उसी साल के लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसे डिटरमाइन किया जा सके। क्लियर टू यू? इसीलिए इसको कहा जाता है मैचिंग कंसेप्ट। सो होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो आप लोग क्या करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स पर ऊपर आइए और कमेंट कीजिए, आई विल बी देयर, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। और वन अनाउंसमेंट यह है कि आज का ये जो क्लास था इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी कंसेप्चुअल वाइज कुछ क्वेश्चन लाने वाला हूं, एमसीक्यू बेस्ड। अगर आज का वीडियो सबको आपको समझ में आया होगा तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट concept based MCQ video. Till then, bye bye. Keep smiling.